गोवा के परवरी स्थित खूबसूरत आर्क रिजॉर्ट में जेसीआई जोन 11 का वार्षिक भव्य कार्यक्रम अद्भुत सफलता के साथ पूरा हुआ। शानदार माहौल, उत्साह से भरे सदस्य और समाज सेवा की मजबूत भावना, इन सब ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। सबसे खास बात यह रही कि इस समारोह में कई बड़े और प्रतिष्ठित मेहमानों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। उन्होंने उपस्थित युवाओं से बातचीत करते हुए समाज के लिए आगे बढ़कर काम करने की प्रेरणा दी और जेसीआई के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम की शोभा में चार चांद तब लगे जब जेसीआई इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं 2024 की नेशनल प्रेसिडेंट जेसी एडवोकेट सीआर रेखा शर्मा भी मंच पर मौजूद रहीं। उनकी उपस्थिति ने पूरे जोन के सदस्यों में उत्साह और गर्व का माहौल बना दिया। इसके अलावा जोन 11 के अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि, स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में मौजूद सदस्य पूरे कार्यक्रम की जान बने रहे। समाज के लिए लगातार किए जा रहे उनके उल्लेखनीय प्रयासों ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया। जेसीआई पंजिम ने जीता उत्कृष्ट जनसंपर्क पुरस्कार। इस पूरा आयोजन का सबसे गर्वपूर्ण पल तब आया जब जेसीआई पंजिम को जोन 11 का उत्कृष्ट जनसंपर्क पुरस्कार आउटस्टैंडिंग पब्लिक रिलेशन अवार्ड प्रदान किया गया। यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि जेसीआई पंजिम ने समाज से जुड़ाव, जनसंपर्क, जागरूकता कार्यक्रम और प्रभावी गतिविधियों के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाने में उत्कृष्ट कार्य किया है। कार्यक्रम का एक और चमकदार क्षण था जब राष्ट्र टीवी के प्रधान संपादक एवं एडिटर इन चीफ श्री संदीप खेरकर को समाज और मीडिया क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष सम्मान में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान ने न सिर्फ कार्यक्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाई बल्कि यह भी साबित किया कि मीडिया और समाज सेवा का मजबूत गठजोड़ परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। नेतृत्व, टीम वर्क और समाज सेवा की भावना से भरा यह आयोजन एक शानदार उदाहरण रहा। यह साफ दिखा कि आने वाले समय में भी जेसीआई जोन 11 अपने मिशन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाता रहेगा और समाज हित में निरंतर काम करता रहेगा। Very happy to be here in Goa to attend the Yugaram Sound Conference of Sound 11. Sound 11, especially the Goa area and Maharashtra area of JCA India, is very close to the hearts of JCA India members because this is the only place where we have got two leaders as the governor of Goa and also the chief minister of Goa. Both of them are from JCA fraternity. I wish all the very best to the JCA members of Sound 11 for a wonderful sound conference, and I am thankful to all the JCA members of Sound 11 for the support they have given to JCA India and for the sustainable activities they have done. ये मुझे जेसीआई इंडिया की तरफ से जो वहाँ रिसीव किया था, ये आज देने का सेरेमनी यहाँ किया था। So I specially thanks for the JCI India and JCI Zone 11 and JCI Sakle for recommending my name to this award. और उन्होंने सब देख के मुझे अवार्ड दिया, इसलिए JCI एशिया पैसिफिक इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस अवार्ड मिलने के बाद मुझे लगता है आई एम डेडिकेटिंग दिस अवार्ड टू द जोन 11 विच इज़ माय ओन जोन। एंड अगेन आगे सबके लिए काम करने के लिए, राज्य के लिए काम करने के लिए काम करते वक्त इन सोशल सेक्टर या इन ऑल सेक्टर्स, दिस गिव्स मी द इंस्पिरेशन और ज़्यादा काम करने के लिए मिलेगा। फिर एक बार मैं जेसीआई इंडिया और जेसीआई एशिया स्पेसिफिक इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर रविवार को एक शानदार एकता यूनिटी मार्च निकाला गया। यह मार्च करावल नगर चौक से शुरू होकर सी ब्लॉक यमुना विहार स्थित अग्रसेन धर्मशाला तक पहुंचा। इस पैदल मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। यात्रा का कई जगहों पर फूल बरसाकर गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। वहीं मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी किसी भ्रम में ना रहें, बंगाल में जीत भाजपा के लिए दूर की कौड़ी है। आपने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है, आपने बंगाल को मिलने वाले धन से वंचित रखा है। इस पर भी मनोज तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 150 साल पहले जन्म लिए और अब सरदार 150 हम मना रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस सरदार पटेल यूनिटी मार्च के द्वारा लोगों को अपने देश से, अपनी देश की भावनाओं से, आत्मनिर्भरता से जोड़ेंगे
और इसके लिए हमने सबका आह्वान किया है। हमारे डीएम महोदय हमारे साथ हैं। माई भारत जो पोर्टल है उस पर कोई भी व्यक्ति अपने निबंध लिखे, उस कंपटीशन में भाग ले, उसमें अपने जो लीडरशिप है उसको उभारने का मौका देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं। 1 लाख नए युवा राजनीति में आए। अब राजनीति सिर्फ वंशवाद की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए, राजनीति सिर्फ परिवारवाद की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। तो हर क्षेत्र से लोग आए, इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है माई भारत, और उस पे सरदार एट 150 के तहत हम ये कंपटीशन भी शुरू कर रहे हैं आज यूनिटी मार्च के द्वारा। इसका एक संदेश। चुनावी जीत के बाद चिराग पासवान का पहला बड़ा सार्वजनिक दौरा, और ये दौरा पूरी तरह आध्यात्मिक माहौल में रहा। लोजपा सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे पटना साहिब गुरुद्वारा, जहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पूजा अर्चना की। गुरुद्वारा परिसर में उस समय बेहद शांत और सकारात्मक माहौल था। शबद की ध्वनि, अरदास की शक्ति और श्रद्धा का अनोखा संगम। गुरुद्वारा के ग्रंथी साहिब ने चिराग पासवान और उनके परिवार को सिरोपा भेंट कर आशीर्वाद दिया, और चिराग ने भी गुरुद्वारे में माथा टेक कर बिहार में अमन, शांति और खुशहाली की कामना की। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, यह एक संदेश भी था कि चुनावी जीत के बाद चिराग की पहली प्राथमिकता है लोगों की भलाई और राज्य में शांति का माहौल। गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही चिराग ने जनता की भावनाओं को सम्मान देते हुए कहा कि मेरी जीत जनता की जीत है, और मैं चाहता हूं कि गुरु महाराज की कृपा से बिहार में भाईचारा और विकास लगातार बढ़े। लोगों ने भी चिराग को देखकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कई लोग फोटो लेने पहुंचे, बच्चे हाथ हिलाते नजर आए और बुजुर्गों ने दुआएं दी हैं। एक लंबे समय से मेरे परिवार के मन में ये इच्छा थी कि गुरु महाराज के दर्शन के लिए हम लोग जाएं। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आया हूँ। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे भांजा भांजी, जीजा जी, मेरी मौसी, उनका पूरा परिवार, सब लोग आज यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे में गुरु महाराज के दर्शन करके सिर्फ उनको धन्यवाद कहने आया हूँ। जो खुशियाँ वो मेरे परिवार, मेरी पार्टी में जो लेकर आए हैं, उसके लिए सिर्फ परिवार की तरफ से शुक्राना। बिहार की राजनीति में आज एक अहम कदम उठाया गया। हम पार्टी की ओर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष सुमन मांझी ने बताया कि विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है। पार्टी ने प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता बनाया है। संतोष सुमन ने बताया कि इस बार उन्हें 6 सीटें मिली थीं, जिनमें से 5 सीटें जीतकर हम पार्टी विधानसभा में पहुंची है, जो पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। संतोष सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत काम किया है, और इसी वजह से जनता ने उन्हें फिर से मौका दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत जल्द शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। वहीं रोड़ी आचार्य को लेकर उन्होंने साफ कहा कि यह परिवारवादी पार्टी का अंदरूनी समस्या है। जनता ने जिसे जीत का जनादेश दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए, और जिसे नहीं मिला उसे अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी टिप्पणी की। संतोष सुमन का कहना है कि तेजस्वी को जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए, सिर्फ वार रूम में बैठकर राजनीति नहीं की जा सकती है। देखिए, आपके माध्यम से बिहार की सभी जनता, तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एनडीए पर विश्वास किया। हम लोग के नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम लोग गठबंधन के सभी सम्मानित नेता जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास करके इतना बड़ा मैंडेट दिया है। हम लोग के लिए विशेष तौर पर ये चुनौती भी है, और लेकिन बिहार को संवारने का 5 साल 30 साल में एक नया बिहार बनाने का अवसर है। और उसी कड़ी में हम लोग 6 विधायक खड़े हुए थे, 5 हमारे जीत के आए हैं, और आज पहली बैठक है, विधायक दल के बैठक हुआ है। सभी को हमने शुभकामना दी है, और हम समझते हैं कि सब विधायक अनुभवी हैं और नए भी हैं, और कुछ पहले से विधायक रह चुके हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, पार्टी के लिए भी काम करेंगे, बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। और मुझे बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि हम लोग के माननीय विधायक सिकंदरा प्रफुल्ल मांझी जी को विधायक दल के सभी ने सर्वसम्मति से नेता चुना है,
तो आज की बैठक क्या ही है, और बाकी हम लोग फिर आगे संगठन के तौर पर क्या हमारी खामियां रही है समीक्षा करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। हम समाज के दिन में ही हम लोग शपथ लिए हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाना है और विचारधारा को आगे ले जाना है। कल कैबिनेट की संभावित बैठक है, अभी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन चुनाव आयोग का फाइनल सूची महामहिम राज्यपाल को सौंप दी जाएगी, या संभवतः 18 तारीख को सूची सौंपी जाएगी। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। हम समझते हैं 4 से 5 दिनों के अंदर 22 तारीख तक विधानसभा का है हमारा कार्यकाल, तो उससे पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और हम लोग अगले अगले नए सरकार नई कैलिबर के साथ उसके बाद काम करना शुरू। गोवा के फोंडा में समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक शिल्प कौशल को एक नया मुकाम मिला है। फोंडा के तानाजी गोडे और दत्त नाइक ने 6 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी एक भव्य मटोली का निर्माण कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह सिर्फ एक मटोली नहीं, बल्कि कला, आस्था और परंपरा का शानदार संगम है। इस मटोली की खासियत है विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, औषधि, पौधे और देसी जड़ी बूटियों की आकर्षक और पारंपरिक सजावट। साथ ही भगवान हनुमान और भगवान गणपति की 2 बाय 2 मीटर की दिव्य संरचनाएं इस पूरी स्थापना को अत्यधिक आभा से भर देती हैं। 8 नवंबर 2025 से शुरू हुआ यह भव्य प्रदर्शन पूरे 90 दिनों तक यानी कि 5 फरवरी 2026 तक पिलेर्न बर्देज स्थित गोवा म्यूजियम MOG में प्रदर्शित किया जा रहा है। गोवा की सांस्कृतिक धरोहर, स्थानीय कला और पारंपरिक कौशल को समर्पित यह उपलब्धि एक ऐसी मिसाल है जिस पर हर गोवावासी को गर्व होगा। गोवा में जलवायु परिवर्तन का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती गर्मी, मौसम में बदलाव, समुद्र का बढ़ता स्तर और अनियमित बारिश, ये सब इस बात का संकेत है कि हमारा पर्यावरण खतरे में है। और यह खतरा सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं, बल्कि इंसानी जीवन के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर विशेषज्ञ और वैज्ञानिक लगातार जागरूकता फैला रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने गोवा में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर की यात्रा की है और उनके अनुभव में आज भी 99% लोग यह नहीं जानते कि जलवायु संकट क्यों बढ़ रहा है। लोग इसका कारण नहीं समझते, इसलिए समाधान भी नहीं ढूंढ पाते। प्रोफेसर सोलंकी का कहना है कि यही वजह है कि वे देश भर में वर्कशॉप और जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन सी मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं और इसे रोकने के लिए हमें मिलकर क्या कदम उठाने चाहिए। उनका संदेश साफ है कि अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। गोवा जैसे खूबसूरत राज्य में प्रकृति को बचाना सिर्फ जरूरत ही नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। मैं एक यात्रा पर हूँ, एनर्जी स्वराज यात्रा, और उसका मेन उद्देश्य है कि जो क्लाइमेट चेंज है हो नहीं रहा है, हो चुका है। हमारे पहले जैसे सीजन होते थे अब नहीं है। पहले जैसे बारिश होती थी, पहले ठंड होती थी, हीट वेव्स आने लगी है ना, बाढ़ आने लगी है। तो क्लाइमेट चेंज हो चुका है और ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो हर साल ऐसा लगता है कि पिछले साल से अलग है, हर साल की गर्मी पिछले साल से अलग है, हर साल की बारिश अलग है। तो चेंज तो हो ही रहा है, चेंज तो हो चुका है, बट तेजी से चेंज हो रहा है और यही क्लाइमेट चेंज है। और ये धीरे धीरे हमारे जीवन के लिए खतरनाक होते जा रहा है। तो मैं ये जो मेरी यात्रा है और मैं गोवा इसलिए आया हूँ ताकि हम समझ सके कि क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ है और किसने किया है और कब ठीक करेंगे और कैसे ठीक करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं यात्रा पर हूँ, 11 साल की बस में रह के पूरे देश में ट्रेवल कर रहा हूँ, बहुत कम लोग, 99% लोग इस बात को समझते ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ और किसने किया है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए किसको ठीक करना चाहिए, तो सरकार को ठीक करना चाहिए, इंडस्ट्री को करना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि जब हम जो सामान का उपयोग करते हैं दिन भर, हम ब्रश करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, ट्रेवल करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, फर्नीचर का उपयोग करते हैं, ये सब सामान के उपयोग करने में एनर्जी लगती है। जैसे ब्रश करना, तो ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट बनाया होगा, ब्रश बनाया होगा, वॉश बेसिन बनाया, मोटर बनाई, पाइप बनाया, टंकी बनाई, मिरर बनाया, ये सब में एनर्जी लगी। और अधिकतर एनर्जी दुनिया में कार्बन से आती है। कोल, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, ये सब कार्बन है। तो जब भी कार्बन एनर्जी को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आज हम बात करेंगे गोवा के उस पवित्र स्थल की
जो अब सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि गोवा की आध्यात्मिक पहचान को नई चमक देने वाला बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मय विधानसभा क्षेत्र के नॉर्वे तीर्थ की, जहां गोमंत सरिता दर्शन नाम की भव्य परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। सन 2022 में गोवा सरकार ने समुद्रा पल्लिकड़चा गोवा बियॉन्ड बीचेस की संकल्पना शुरू की थी, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि गोवा सिर्फ बीच और नाइट लाइफ नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है। इस विजन के तहत नॉर्वे तीर्थ में इस खास प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खप्टे थे। साथ ही लोकसभा सांसद श्रीपाद नाइक, राज्यसभा सांसद सदानंद सेठ तनावड़े, बिचौली के विधायक डॉक्टर चंद्रकांत सेठिये और मय के विधायक प्रेमेंद्र सेठ भी मौजूद रहे। यह साफ संकेत है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को कितना महत्व दे रही है। गोवा को कभी दक्षिण काशी कहा जाता था, लेकिन समय के साथ यह पहचान धुंधली पड़ गई। इसी को दोबारा जगाने के लिए सरकार लगातार आध्यात्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कर रही है, जैसे श्री सत्यकटेश्वर देवस्थान और रुद्रेश्वर देवस्थान, और अब इसी श्रृंखला में नॉर्वे तीर्थ भी जुड़ गया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यहाँ हरिद्वार की तर्ज पर विशेष सरिता आरती शुरू की जाएगी। पर्यटक नदी के किनारे बैठकर दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार और शांत लहरों के बीच गोवा की आध्यात्मिक परंपरा का दिव्य अनुभव कर सकेंगे। परियोजना को 240 दिनों यानी लगभग 8 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल का विकास नहीं बल्कि गोवा के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन को नई दिशा देने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। नमस्कार, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे मय मतदार संघ के प्रसिद्ध ऐसे नार्वे गांव में, जो गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज का पदस्पर्श से पावन हुआ ये गांव, आज इस अवसर पर मैं सभी अपने गांव वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि पवित्र ऐसा ये नार्वे गांव में आज ये गंगा आरती का पावन ऐसा गंगा आरती स्पॉट, जिधर हम लोग गंगा का आरती करने वाले हैं, ऐसा स्पॉट आज जिधर शुरू हुआ है, इसका भूमि पूजन हुआ है। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री श्री रोहन जी खप्टे, अपने केंद्रीय मंत्री श्रीपाद जी नाइक, अपने राज्यसभा खासदार श्री सदानंद जी तनावड़े और अन्य उपस्थित महानुभावों के साथ ये इसका आज भूमि पूजन हुआ है। हमेशा जो लोग देखते हैं हमेशा समझते हैं कि गोवा में सिर्फ सन सेंडर सी है और लाइफ अलग, पार्टी लाइफ, और ये देखने के बाद ये मालूम पड़ता है कि गोवा का परसेप्शन थोड़ा अलग है और गोवा का एक्चुअली अस्तित्व अलग है। तो देखने के बाद पूर्ण अभी 2022 से हम लोगों ने गोवा बियॉन्ड बीचेस ही संकल्पना चालू किया। वो संकल्पना गोवा बियॉन्ड बीचेस से हम लोग अभी गाँव में जाके we are complementing the talukas in the hinterland, trying to promote wellness, adventure, ecotourism, and very important is spirituality. अपने गोवा में जो टेम्पल्स हैं तो बहुत 100 साल से ज़्यादा, 1000 साल से ज़्यादा भी टेम्पल्स हैं जिसकी पहचान कभी आई ही नहीं, जिसकी बात हुई नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपना पूरा उनके टाइम पे नूतनीकरण किया हुआ मंदिर है, उनका भी कभी बात नहीं हुआ था। तो ये सब बिचौली तालुका में जो है वो भी हम लोग पर्यटन के हिसाब से लोगों को मालूम होना है और पर्यटन के हिसाब से लोगों को उनका फ़ायदा भी होना है। व्हेन टूरिज्म इज़ इंक्लूसिव तभी लोगों का फ़ायदा होगा। गोवा के पणजी में इस दिसंबर एक बार फिर कला और रचनात्मकता का शानदार महाकुंभ सजने जा रहा है। 12 से 21 दिसंबर तक होने वाले सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल 2025 अपना 10वां भव्य संस्करण मना रहा है। एक ऐसा दशक जिसने भारत और दक्षिण एशिया की कला व संस्कृति को नई दिशा देने का काम किया है। 10 दिनों में 3 लाख वर्ग फुट से भी बड़े क्षेत्र में फैला यह फेस्टिवल इस बार खास तौर पर बच्चों के लिए बेहद आकर्षक और इंटरेक्टिव कार्यक्रम लेकर आ रहा है। आयोजकों ने इस बार चिल्ड्रेंस वर्कशॉप एरिया को एक ऐसे आर्ट प्लेग्राउंड में बदला है जहां बच्चे दर्शक नहीं बल्कि क्रिएटर, स्टोरी टेलर और यंग आर्टिस्ट के रूप में हिस्सा लेंगे। यहाँ बच्चों के लिए फिल्म स्क्रीनिंग, रीडिंग कॉर्नर, पर्यावरण और फूड आधारित वर्कशॉप्स और कई मज़ेदार ड्रॉप इन गतिविधियाँ होंगी, जो इस पूरे त्यौहार को बच्चों के लिए एक अलग ही कल्पना लोक बना देंगे। पिछले 10 वर्षों में बच्चों के लिए छोटी छोटी गतिविधियों से शुरुआत कर आज
सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल ने एक पूरा क्रिएटिव ट्रेंड तैयार किया है, जहां बच्चे कला को सिर्फ देखते नहीं, कला को जीते हैं। फेस्टिवल के फाउंडर पैट्रन सुनील कांत मुंजाल कहते हैं, बच्चे हमारी कल्पना का सबसे बड़ा स्रोत हैं और उनका कला से रिश्ता जिज्ञासा से शुरू होता है। सेरेंडिपिटी आर्ट्स की डायरेक्टर स्मृति राजगढ़िया का मानना है, अगर बचपन में ही बच्चों को कला का हिस्सा बना दिया जाए तो ये रिश्ता जीवन भर बना रहता है। वहीं को फाउंडिंग पैट्रन सैफ अली मुंजाल ने कहा, सेरेंडिपिटी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक ऐसा आंदोलन है जो कला को सामाजिक बदलाव की ताकत मानता है। They have a lot of energy and they have a lot of opinions and they are very clear about what they want. So things like that has been, it's been great interacting with them because they are very precise and they are clear about what they want. All of them have very different personalities also to work with. Some of them have come from a pre-drawing experience. So they are very clear about, I like this, I like that, I know this, I like that. So it's been a great opportunity and an experience for them. It's very kind of you to say that I'm good with them because I feel like I'm struggling to catch up with them because they're always 2 paces ahead of me. But it's a great experience. I hope they're having fun. I'm having a lot of fun. ये event जो हम लोग ने plan किया है, it is about introducing watercolor to kids, introducing them to watercolor, but also just letting them have fun. There are really no rules as such. I'd like them to learn the basics and then build from there. But I think, as I said, they have a lot of energy and they have a lot of opinions and ideas of what they should do. Since our first edition, we've been very keen to build a program for young learners of all ages. This year, I'm very proud to say that we have an extensive 8-day program for young learners, which expand from storytelling to hands-on workshops to working with technology. I think it's the young of the world that will take culture forward, build communities and actually make a difference in the world. So we're very excited to bring this program to you. I hope all of you come and visit us with your children at the Art Park in December.